हेलो एवरीवन। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में कंप्रेशन मेंबर के टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो डिस्कशन हमारा चल रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में पूरे कंप्रेशन मेंबर के जो थ्योरेटिकल पोर्शन है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोगों ने कवर किया था। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एनालिटिकल पार्ट पे जाएंगे और न्यूमेरिकल पोर्शन को देखेंगे कि न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ इस पे पूछा जाता है, क्योंकि बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा किसी भी स्ट्रक्चर के पेपर में डेट इज़ द न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन जो रहता है वो सिलेक्टेड रहता है, शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं डेट इज़ द एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस पार्ट में यहाँ पे डेट इज़ द कंप्रेसिव लोड को यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो क्वेश्चन पे आने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, ठीक, किसी भी स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले न्यूमेरिकल का कुछ बेसिक आप फंडामेंटल तरीका होता है उसको सॉल्व करने से पहले। सबसे पहला चीज़ क्या है कि जब डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का पेपर हो, ठीक है, या फिर आरसीसी का पेपर हो, या फिर किसी भी डिज़ाइन किसी का भी डिज़ाइन का पेपर हो, तो उसमें रिलेवेंट आईएस कोड रहता है। ठीक है, तो आईएस कोड आपको एग्जाम में लॉ रहता है। जैसे स्टील स्ट्रक्चर में हम बात करें तो स्टील स्ट्रक्चर में एग्जाम में आपको आईएस कोड दैट इज आईएस 800/2007 फॉर द अकॉर्डिंग टू द लिमिट स्टेट मेथड आपको लॉ रहेगा। साथ ही साथ स्टील टेबल भी लॉ रहेगा। ठीक है, तो जो भी रिलेवेंट फॉर्मूला है वो आपको आईएस कोड आपको वहाँ पे मिल रहा है, आईएस कोड में आपको मिल जाएगा क्लियरली। तो रिलेवेंट फार्मूला को स्टार्टिंग में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है मतलब कि आपको एक बार में याद होगा नहीं। ठीक है, तो बेटर तरीका क्या है कि आप उस फॉर्मूले को आईएस कोड में बार बार देखें कैलकुलेशन करने के, प्रैक्टिस करने के टाइम में कि वो फॉर्मूला आईएस कोड में है कहाँ पे। तो उससे आपको क्या हो जाएगा कि आपको एग्जाम में टाइम में सडनली आईएस कोड ओपन करेंगे तो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली मिलेगा नहीं। तो एग्जाम के टाइम में आप फैमिलियर रहेंगे आईएस कोड को यूज़ करने में, स्टील टेबल को यूज़ करने में, तो आप डायरेक्टली वहाँ से बिना टाइम को वेस्ट किए आप पॉइंट टू पॉइंट पे आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे टेबल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे डेटा की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक जगह नहीं मिलता, कलेक्टिवली एक जगह नहीं मिलता है। कुछ डेटा अलग पेज में है तो वहाँ से हमें देखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा जो भी आपको एनालिसिस का पार्ट है या डिज़ाइन का पार्ट है, आपको स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, आप जैसे भी कोई भी किसी भी स्टैंडर्ड बुक को आप रिकमेंड, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को आप देखें, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को आप रिकमेंड करके देख सकते हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो सबका एक प्रिस्क्राइब स्टेप है कैलकुलेट करने का। ठीक है, मोस्टली सबका स्टेप सिमिलर है क्योंकि पैटर्न जो है क्वेश्चन का और डिज़ाइन का वो सबका सेम है। कुछ कुछ चीज़ का एजम्पशन है वो ऑर्डर टू ऑर्डर वो हमको वैरी करता है। ठीक है, बाकी आपको स्टेप फॉलो करना है क्योंकि कैलकुलेशन डिज़ाइन के पेपर में थोड़ा लंबा जाता है। तो आपको अगर स्टेप पता है कि किसके बाद क्या कैलकुलेट करना है तो आप इजीली आप क्वेश्चन को फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है डिज़ाइन कंप्रेसिव लोड को कैलकुलेट करना है। सेक्शन यहाँ पे गिवन है, कौन सा सेक्शन है, दैट इज एक्सटेंशन 350 एट द रेट 710 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका हमारा लेंथ हाइट गिवन है। ठीक है, ग्रेड ऑफ द स्टील गिवन है और एंड कंडीशन यहाँ पे गिवन है। ये बिल्कुल बहुत बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें वो चीज़ देखना चाहिए कि हमारे पास जो डेटा है, जो गिवन डेटा है क्वेश्चन में, वो क्या क्या चीज़ गिवन, जो डेटा क्या क्या हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सेक्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सेक्शन क्या गिवन है, डेट इज एक्सटेंशन जनरली बीम सेक्शन है 350 एट द रेट 710.2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या गिवन है, सेक्शन गिवन है। नेक्स्ट इसका लेंथ गिवन है, हाइट जो गिवन है दैट इज द लेंथ हमारे पास गिवन है दैट इज 3.5 मीटर। आप इसको mm में रख ले, यहीं पे कन्वर्ट कर ले, या फिर आप अगर फैमिलियर है तो फिर आप आगे इसको डायरेक्टली यूज कर लें। नेक्स्ट उसके बाद क्या एंड कंडीशन गिवन है। एंड कंडीशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड कंडीशन यहाँ पे गिवन है और साथ ही साथ एक चीज़ को और यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड कंडीशन के साथ यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेड आपको गिवन है दैट इज स्टील ऑफ द ग्रेड दैट इज Fe410। ठीक है,
ये डेटा हमारे पास गिवन है और एंड कंडीशन यहाँ पे गिवन है। एंड कंडीशन क्या गिवन है, कॉलम इज रीस्टेन इन डायरेक्शन एंड पोजीशन एट बोथ एंड। बोथ एंड हमको क्या है, रीस्टेन अगर डायरेक्शन एंड पोजीशन पे। तो आप आईएस कोड के टेबल नंबर 11 पे जाएंगे, वहाँ पे इफेक्टिव लेंथ आपको गिवन है। इफेक्टिव लेंथ के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप डायरेक्टली जो भी आपको एंड कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इफेक्टिव लेंथ, दैट इज इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर देते हैं, गो फॉर द टेबल नंबर 11। ठीक है, आईएस कोड में, आईएस 800 में 2007 में आप देखेंगे टेबल नंबर लेना, आप इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, दैट इज इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज के टाइम्स एल हो जाएगा। तो इस पार्टिकुलर एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो के की वैल्यू है दैट इज 0.65। ठीक है, 0.65 वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये कंडीशन आपको ये मिलेगा कि जो कॉलम है इस तरीके से है, बोथ एंड फिक्स कर दिया गया है। इसका जो हमारा डायग्राम आपको मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ये मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ। आई थिंक ये टेबल नंबर 11 के बिल्कुल लास्ट में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लास्ट का पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि हमको किस किस डाटा, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है डिज़ाइन का। अब ये गिवन डेटा है, अब देखना है कि कैलकुलेट क्या करना है। तो कैलकुलेट क्या करना है, डिज़ाइन कंप्रेसिव लोड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, दैट इज डिज़ाइन कंप्रेसिव लोड हमें कैलकुलेट करना है। तो डिज़ाइन कंप्रेसिव लोड का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा रिलेवेंट फॉर्मूला है, हमें ये चीज़ पता है, दैट इज एफसीडी। एफसीडी क्या होता है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। ठीक है, लोड अपॉन एरिया। तो हमें लोड को कैलकुलेट करना है, तो लोड कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज एफसीडी मल्टीप्लाई एरिया। बस हो गया, यही फॉलो अप है, यही क्या है, फॉलो अप है। पूरे के पूरे डिजाइन के पेपर में यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जाता है, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। कभी आपको स्ट्रेस, आपको यहाँ पे स्ट्रेस गिवन है, आपको कभी लोड कैलकुलेट, अगर एनालिसिस का पार्ट होगा तो लोड कैलकुलेट कराएगा। ठीक है, और डिजाइन का पार्ट होगा तो एरिया कैलकुलेट कराएगा। ठीक है, इसी पे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल हमारा डिपेंड करता है। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का दो तरीका है, आप या तो टेबल के थ्रू चले जाएं या फिर आप फॉर्मूले के थ्रू इसको फॉलो अप कर लें। ठीक है, आईएस कोड में भी ये फॉर्मूला गिवन है। टेबल के थ्रू जाएंगे तो न्यूमेरिकल हमको बहुत इजीली वे में सॉल्व होगा, और अगर फॉर्मूले में जाएंगे तो कैलकुलेशन हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम देखते हैं इजी वे में, जो कि अगर आपको इजी वे में जाते हैं, हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेबल given in, according to the table given in IS कोड। टेबल जो यूज होगा यहाँ पे जो टेबल है दैट इज टेबल नंबर 9। देख लेंगे वहाँ पे क्या यूज होगा, ए यूज होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ठीक है, ये टेबल नंबर 9 IS कोड में ये चीज हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे हमको डेटा, किस किस डेटा की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास सेक्शन गिवन है, दैट इज सेक्शन एक्सटेंशन 350 एंड एट द रेट 710.2 न्यूटन पर mm²। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमको बहुत सारे डेटा की जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ कुछ डेटा की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टेप देख लेते हैं कि आपको, अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो हमें किस किस स्टेप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्टेप को फॉलो अप करना है। स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में आप जो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कलेक्ट रिलेवेंट डेटा ऑफ गिवन सेक्शन बाय स्टील टेबल। जो हमारे पास डेटा की जरूरत पड़ेगी, जो रिलेवेंट डेटा है उसको हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 को जब हम फॉलो करेंगे तो इस जो डेटा हमारा इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, जो डेटा हमें मिल जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा दैट इज बकलिंग क्लास। क्या मिल जाएगा, दैट इज बकलिंग क्लास हमें मिल जाएगा। बकलिंग क्लास हमें आपको आईएस कोड में टेबल नंबर, आपको आई थिंक टेबल नंबर 10 में आपको ये मिल जाएगा। इसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे, आई थिंक ये टेबल नंबर आपको 10 में ये चीज़ है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं स्टेप 3 पे। जब बकलिंग क्लास हमें मिल जाएगा तो इस बकलिंग क्लास के हेल्प से हम क्या करेंगे, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो को हम स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग बाई लैम्डा क्या होगा, दैट इज इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो एंड बकलिंग क्लास के हेल्प से बाई एंड बकलिंग क्लास वी क्या कह लें यहाँ पे, वी कैलकुलेट FCD दैट इज डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब ये कहाँ से हमको मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा ठीक है, ये हमें कहाँ पे मिल जाएगा, बाई टेबल नंबर FCD और डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस के अकॉर्डिंग हमको टेबल नंबर 9 में ये चीज़ हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब FCD हमको यहाँ पे मिल जाएगा तब प्रोसीड करेंगे स्टेप 4 पे। जब FCD हमें मिल जाएगा तब हम क्या निकालेंगे, दैट इज लोड इज इक्वल टू FCD मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेंथ मिल जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू द IS जो पहला स्टेप हमारे पास है, जो हम टेबल के थ्रू इसको मूव करते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हमारे पास, दैट इज अब आते हैं एक एक करके स्टेप को हम यहाँ पे फॉलो अप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्ट डेटा ऑफ स्टैंचन, जो भी हमारे पास गिवन क्या है, स्टैंचन 350 एट द रेट 710.2 न्यूटन पर मीटर बाई स्टील टेबल। ठीक है, जब हम स्टील टेबल में जाएंगे तो हमें यहाँ से कुछ डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले डेटा को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज एरिया। तो जब स्टील टेबल में आप जाएंगे तो स्टील टेबल में आपको इसका एरिया मिल जाएगा, दैट इज 9221 mm²। आपको स्टील टेबल कैसे देखना है, लास्ट वीडियो हम यहाँ पे अपलोड किए हैं, वहाँ से आप देख लीजिए स्टील टेबल में को हम कैसे फॉलो अप करते हैं डिज़ाइन के लिए भी, और जो डेटा हमें वहाँ से चूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देन हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन इन बोथ डायरेक्शन, RZ हो जाएगा, दैट इज एरिया वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो mm² में यहाँ पे हम लिख रहे हैं, दैट इज 146.5 mm। ठीक है, वहाँ पे सेंटीमीटर में है। रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे क्या है, हम रेडियस ऑफ गायरेशन mm में यहाँ पे ले रहे हैं। दोनों रेडियस ऑफ गायरेशन आपको लेना है क्योंकि दोनों एक्सिस के अबाउट लेंगे, दैट इज RY यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 52.2। ये सब अकॉर्डिंग टू द स्टील टेबल हमको ये डेटा कलेक्ट मिल रहा है। ठीक है, देन उसके बाद डायमेंशन हम लेंगे, डायमेंशन यहाँ पे है, दैट इज H हो जाएगा, टोटल हाइट दैट इज 350 mm। ठीक है, विड्थ हम लेंगे, विड्थ हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज विड्थ ऑफ द फ्लैंज, दैट इज 250 mm। थिकनेस ऑफ द फ्लैंज हमें होगा, दैट इज 11.6 mm एंड थिकनेस ऑफ द वेब दैट इज 10.1 mm। ये सब डेटा हमें कहाँ पे मिला है, अकॉर्डिंग टू स्टील टेबल। ये कहाँ पे मिल रहा है, हमें स्टील टेबल में मिल रहा है। ठीक है, ये सारे स्टील टेबल से हमने डेटा को क्या किया, कलेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ से अब जितना भी डेटा यहाँ पे हमें मिल रहा है, अब यहाँ से हम बकलिंग क्लास को चूज करेंगे। तो बकलिंग क्लास को चूज करने के लिए आपको सबसे पहले बकलिंग क्लास का टेबल देखना पड़ेगा कि बकलिंग क्लास को हम किस तरीके से चूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बीम सेक्शन है। ठीक है, तो बीम सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इस चीज़ को देखेंगे। बीम जब हम एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टील टेबल में जब जाएंगे तो ये दोनों चीज़ को मैच कराना है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ISLB ISMB क्या है, विच इज़ गिवन नहीं, तो दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों मैच कराना पड़ेगा। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ये आपको ये डेटा यहाँ पे मिल रहा है। चलिए, हमें आता है उसके बाद बकलिंग क्लास को सिलेक्ट करने के लिए। देन आते हैं हम प्रोसीड करते हैं स्टेप 2, सिलेक्शन ऑफ बकलिंग क्लास। बकलिंग क्लास को सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे आपको बकलिंग क्लास का हम चार्ट दिखा दे, जो कि IS कोड में आपको डायरेक्टली है, टेबल नंबर 10 है। ये आपको बकलिंग क्लास का टेबल है, दिस वन। ठीक है, ये कुछ टेबल है, टेबल नंबर 10 वहाँ पे आप देख लेंगे डायरेक्टली। तो देखिए टेबल नंबर 10 में क्या है, यहाँ पे
रोल्ड आई सेक्शन, वेल्डेड आई सेक्शन, हॉलो सेक्शन, वेल्डेड बॉक्स सेक्शन है, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, सबके लिए बकलिंग क्लास यहाँ पे गिवन है। कंडीशन आपको यहाँ पे फॉलो अप करना पड़ेगा। कंडीशन क्या फॉलो अप करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे रोल्ड आई सेक्शन हमारा ये है, तो रोल्ड आई सेक्शन में आपको लिमिटेड देखना पड़ेगा, उसके बाद बकलिंग के एक्सिस देखना पड़ेगा, कौन सा एक्सिस हमें मिल रहा है, और बकलिंग क्लास हमें क्या मिलेगा, ये हमारा क्या बकलिंग क्लास है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको डायमेंशन, यहाँ पे इस चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, दिस वन इज H/BF का रेशियो, ठीक है। तो व्हाट इज H, यहाँ पे ठीक है, इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, देन व्हाट इज H, then what is it, H is the 350 and what is the B, that is the width of the flange, that is 250, ठीक है। इसका भी बता देंगे कि ये हमें क्या आ रहा है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस वन इज इक्वल टू दैट इज 1.4, ठीक है, 1.4 आ रहा है। नेक्स्ट टर्मोलॉजी हम देखेंगे, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। थिकनेस ऑफ द फ्लैंज हमारे पास कितना है, दैट इज द 11.6 mm, ठीक है। अब इस दो डेटा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि बकलिंग क्लास का जो चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग आई सेक्शन में कौन सा हमें बकलिंग क्लास मिलेगा, आई सेक्शन में हमें कौन सा बकलिंग क्लास मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि H/BF की वैल्यू 1.2 से ग्रेटर है और 1.2 से हमें कम है, तो दिस वन इज ग्रेटर देन 1.2, ठीक है। तो इसका मतलब हम आ जाएंगे इस वाले पोर्शन में, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे हम आ जाएंगे। देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि थिकनेस ऑफ द फ्लैंज जो है ये हमारा कितना 100 mm से कम है या 100 mm से हमको क्या है ज़्यादा है, या 40 mm से कम है या 40 mm से हमको क्या हो गया ज़्यादा हो गया। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इस पार्ट में हम नहीं आएंगे, हम इस फर्स्ट वाले पार्ट पे ये चीज़ इस वाले पार्ट में आएंगे। दैट इज H/BF का जो रेशियो है ये क्या 1.2 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे दो कंडीशन और है। पहला कंडीशन है थिकनेस ऑफ द फ्लैंज को चेक करना है, ये 40 mm से कम हो रहा है या 40 mm से ज़्यादा हो रहा है। तो थिकनेस ऑफ द फ्लैंज यहाँ पे हमारा क्या, दिस वन इज लेस देन 40 mm, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमें बकलिंग क्लास मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट इज बकलिंग क्लास। अब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज अबाउट द ZZ एक्सिस एंड अबाउट द YY एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे देख लें, अबाउट द ZZ एक्सिस एंड अबाउट द YY एक्सिस, ठीक है। दिस वन अबाउट द ZZ एक्सिस एंड अबाउट द YY एक्सिस। ZZ एक्सिस के अबाउट क्या है, A है, और YY एक्सिस के अबाउट क्या है, B है, ठीक है। तो ZZ एक्सिस के अबाउट क्या मिला, बकलिंग क्लास A, और YY एक्सिस के अबाउट क्या मिला, बकलिंग क्लास B। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बकलिंग क्लास का जो भी हमारे पास टेबल है, बकलिंग क्लास का जो भी हमारा टेबल है उसको हम इस तरीके से फॉलो अप यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब प्रोसीड करते हैं कि बकलिंग क्लास तो यहाँ पे हमारे पास मिल गया। अब बकलिंग क्लास जब मिल गया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इस बकलिंग क्लास के अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द स्लेंडरनेस रेशियो, अब स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग और बकलिंग क्लास के अकॉर्डिंग एंड Fy, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज स्टेप 3। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, स्लेंडरनेस रेशियो मिल गया, ठीक है। सिलेंडर हमें यहाँ पे क्या मिल गया, बकलिंग, सॉरी यहाँ पे क्या मिल गया, हमें बकलिंग क्लास मिल गया। जब बकलिंग क्लास मिल जाएगा तो इसी के आगे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं दैट इज स्लेंडरनेस इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। यहाँ पे हम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। दिस वन इज लैम्डा इफेक्टिव, दैट इज KL/R, ठीक है, KL/R। अब R में आपको यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे हमको दोनों चीज निकलेगा, ठीक है। लैम्डा इफेक्टिव इन ZZ एंड लैम्डा इफेक्टिव इन YY डायरेक्शन में, ठीक है। K क्या है, दैट इज 0.65, लेंथ हमारे पास कितना, दैट इज 3.5 इन मीटर, तो इसको mm में कन्वर्ट कर देंगे इंटू 10⁻3, दैट इज डिवाइडेड बाई R मिनिमम। R क्या करेंगे, RZZ यहाँ पे हम लोग लेंगे, तो RZZ कितना है, दैट इज 146
146.5। उसी तरीके से आर वाई वाई क्या हो जाएगा, डेट इज 0.65 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻3। यहाँ पे लेंथ क्या है, सेम है। अगर आपको लेंथ बोथ डायरेक्शन में अगर अलग अलग लिखा रहेगा तो फिर वहाँ पे अलग अलग हम ले लेंगे, ठीक है। आर वाई वाई यहाँ पे क्या है, डेट इज 52.2। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, दिस वन इज लैम्डा इन वाई डायरेक्शन, लैम्डा इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में आपको निकल के आ जाएगा, दिस वन इज 15.529, ठीक है। तो इसको हम राउंड अप कर लेते हैं 15.53। एंड वाई वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको निकलेगा, दिस वन इज 43.58, ठीक है। दिस वन, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, दिस वन इज द स्लेंडरनेस रेशियो, दिस वन इज द स्लेंडरनेस रेशियो। अब इस स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग हम फिर चेकआउट करेंगे कि एफसीडी के वैल्यू अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड हमें क्या मिलता है, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। अब हमें दोनों चीज़ को देखना पड़ेगा। दोनों चीज़ को अगर आप एक साथ ले सकते हैं तो एक साथ आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो ZZ में हमें क्या मिल गया है, बकलिंग क्लास A मिला है, और लैम्डा ZZ क्या मिला है, 15.53, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे YY को भी ले लेते हैं, एक ही साथ दोनों को प्रोसीड कर लेंगे। बकलिंग क्लास क्या मिला, B, और लैम्डा Y हमें क्या मिला है, डेट इज 43.58, ठीक है। चलिए, अब ये हमारे पास डेटा आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम कहाँ जाएंगे, टेबल नंबर 9। अब बकलिंग क्लास A है, बकलिंग क्लास क्या है, A है, तो 9 के किस में जाएंगे, A में जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा बकलिंग क्लास क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो इस पे हम क्या जाएंगे, टेबल नंबर 9। तो बकलिंग क्लास B आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, डेट इज गो फॉर द 9B, ठीक है। तो जब आप इस टेबल पे जाएंगे, जैसे फॉर एक एग्जांपल हम यहाँ पे एक आपको टेबल नंबर ले लेते हैं, दिस वन इज ABCD, आई थिंक ये होना चाहिए, दिस वन इज 8। ठीक है, दिस वन इज 9D। तो दिस वन इज 9B। चलिए एक को यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा 9B का टेबल है। तो जब इस टेबल को आप देखिएगा, इस टेबल को थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अब इस टेबल पे आते हैं। इस टेबल को जब हम देखते हैं तो देखिए, इस टेबल को जब हम देखेंगे तो इस टेबल में हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें क्या है यहाँ पे KL/R, दिस वन इज लैम्डा इफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस के बाद हमें क्या है कि ये जो वैल्यू है, दिस वन इज द FY, ये जो पूरा जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दिस वन इज द FY। तो यहाँ पे FE410 यूज करें तो उसके अकॉर्डिंग FY हमको क्या मिलेगा, डेट इज 250। बाकी ये जितना डेटा है, डेट इज द FCD, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर कॉलम बकलिंग क्लास B के लिए ये, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, और 250 के लिए बकलिंग क्लास हमारे B के अकॉर्डिंग हमें फिर स्लेंडरनेस रेशियो, पार्टिकुलर स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा क्या डेटा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। FCD की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो, हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो कितना था, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो हमारे पास कितना है फॉर द टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 पे हम आते हैं। तो टेबल नंबर 2 पे हमारा स्लेंडरनेस रेशियो कितना है, डेट इज 43.58 फॉर द 9B, ठीक है। तो 43.58 अब देखिए कहाँ पे है, FE250 के लिए 43.58 यानी 40 और 50 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो जो 40 और 50 के बीच में ये लाई करेगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 40 का वैल्यू हमारे पास 250 के लिए, यानी 40 का वैल्यू 250 के लिए कितना आ रहा है, 206। उसी तरीके से 50 के लिए कितना आ रहा है, 194।
50 के लिए क्या है, डेट इज 194। इसका मतलब जो हमारे पास डेटा आएगा वो इन्हीं दोनों के बीच में हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास यहाँ पे मिल गया। ठीक है, दिस वन इज ए। अब 43.58 है, तो इसका मतलब ये इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। डेट इज 40 का वैल्यू कितना है, 206, एंड 50 की वैल्यू कितनी है, डेट इज 194। ठीक है, तो इन्हीं के बीच में ये क्या करेगा, लाई करेगा। तो जब लाई करेगा तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरपोलेशन हम लगाएंगे, तो इंटरपोलेशन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि फॉर द पार्टिकुलर 43.58 के लिए हमें एफसीडी की वैल्यू कितनी मिल रही है। तो बाय इंटरपोलेशन, यहाँ पे इंटरपोलेशन आपको इंटरपोलेशन के लिए एक अलग से वहाँ पे बता देंगे कि इंटरपोलेशन हम कैसे करते हैं। तो बाय इंटरपोलेशन, यहाँ पे इंटरपोलेशन करेंगे तो एफसीडी फॉर 43.58, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 43.58 के लिए इंटरपोलेशन के लिए हम यहाँ पे एफसीडी की वैल्यू मिलेगी टेबल नंबर 9 से, डेट इज 201.70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम टेबल नंबर 9A में जाएंगे और लैम्डा 15.53 के लिए हम देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा। ठीक है, टेबल नंबर 9A में जाएंगे, तो टेबल नंबर 9A में जाएंगे तो वहां पे जो हमारा जो वैल्यू जो देखना पड़ेगा वो किसके किसके बीच में देखना पड़ेगा, 15.53 है, तो ये वैल्यू देखने को मिलेगा 10 के बीच में और 20 के बीच में। ठीक है, 10 एंड 20 के बीच में वहां पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें तो 10 और 20 के बीच में हम जब देखते हैं, टेबल नंबर 9 सी है, सी होना चाहिए, टेबल नंबर 9 है। ठीक है, दिस वन इज, ठीक है, दिस वन इज 8A, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर टेबल, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, टेबल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करें, फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ठीक है, टेबल नंबर 9A पे आप जाएंगे। ठीक है, टेबल नंबर 9A पे जाएंगे और फॉर द सिलेंडरनेस रेशियो 10 एंड सिलेंडरनेस रेशियो 10-20 के वैल्यू को वहाँ पे आप देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। तो फिर वहाँ पे आपको सिलेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे, एफसीडी को वैल्यू को वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डेट इज एफसीडी, यहाँ पे आपको एफसीडी मिल जाएगा, डेट इज 226.447 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 226.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और आपको, डेट इज Fy की वैल्यू क्या लेंगे, 250, उस पर जाके क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये ZZ एक्सिस के अबाउट मिल गया क्या स्ट्रेंथ, और ये किसके अबाउट मिल गया, डेट इज फॉर द YY एक्सिस के अबाउट हमें मिल गया। ठीक है, तो दोनों के अबाउट हमें क्या मिल गया, डेट इज स्ट्रेस हमको मिल गया, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है लोड। तो जब लोड कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सो हमें फाइनली क्या हो जाएगा, डेट इज लोड इज इक्वल टू एफसीडी मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, तो ZZ एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा दोनों के लिए, क्योंकि एक ही सेक्शन है। तो एरिया कितना है, एरिया हम लोगों ने पहले अकॉर्डिंग टू द सेक्शन हमने ले रखा है, डेट इज एरिया कितना, डेट इज 9221 mm स्क्वायर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम। तो एफसीडी यहाँ पे कितना है, एफसीडी यहाँ पे हमारे पास फॉर द ZZ एक्सिस कितना है, डेट इज 226.447 एंड एरिया इज 9221 है। ठीक है, एरिया कितना है, डेट इज 9221 mm स्क्वायर है। तो ये हमारा दिस वन इज कम्स इनटू द न्यूटन, ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। उसी तरीके से एफसीडी फॉर द उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेट इज लोड YY एक्सिस के अबाउट यहाँ पे हम निकालेंगे, डेट इज 201.70 मल्टीप्लाई 9221 कम्स इन न्यूटन। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सो लोड इन ZZ में ये हमें कैलकुलेट करके आएगा, दिस वन इज 208.8
0.06 किलो न्यूटन। ठीक है, इसी तरीके से जब लोड इन वाई वाई हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, दैट इज 1859.87 किलो न्यूटन। जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻³ करेंगे तो ये हमारा किलो न्यूटन में आ जाएंगे। दिस वन इज द डिजाइन कंप्रेसिव लोड, दिस वन इज द ऑल्सो डिजाइन कंप्रेसिव लोड। अब यहाँ पे हमारे पास दो लोड आया है 2088 एंड 1859। अब जो डिजाइन कंप्रेसिव लोड होगा इन दोनों में से किसको लेंगे, दिस वन इज द मिनिमम डिजाइन कंप्रेसिव लोड को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैरी करेंगे, दैट इज मिनिमम PCD। सो डिजाइन कंप्रेसिव लोड फॉर द सेक्शन, सो फाइनली क्या लिखेंगे, दैट इज डिजाइन कंप्रेसिव लोड फॉर द गिवन सेक्शन इज द मिनिमम कितना, दैट इज 1859.82 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड होता है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा जब इस पे एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टेप इसमें क्या है, स्टेप बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप करना है आपको, जो भी डेटा गिवन है, जो भी हमारे पास सेक्शन गिवन है उसका हम डेटा कलेक्ट करेंगे। किस किस डेटा की जरूरत पड़ेगी, एरिया की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको रेडियस ऑफ गायरेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद उसका हाइट, विड्थ ऑफ द फ्लैंज, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज एंड थिकनेस ऑफ द वेब, ये डेटा हम कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज सेक्शनल डेटा। ठीक है, सेक्शनल डायमेंशन। स्टेप 2 पे जाएंगे, बकलिंग क्लास को हमें चूज करना है कि कौन सा बकलिंग क्लास होगा। तो यहाँ पे स्टैंचन था तो उसके अकॉर्डिंग बकलिंग क्लास हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है। अगर हम एंगल सेक्शन में जाएंगे तो सबका बकलिंग क्लास बिल्कुल क्लियरली वहाँ पे गिवन है, 2-3 सेक्शन के लिए बहुत गिवन है, वो और सबके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो बकलिंग क्लास यहाँ पे हमें मिल जाएगा। बकलिंग क्लास के लिए आई सेक्शन के लिए पर्टिकुलर गिवन है कि आपको कैसे निकालना है। टेबल पे, वो टेबल नंबर 10 पे गिवन है कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ टेबल नंबर 10 पे जाके देख लेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो टेबल नंबर 10 के अकॉर्डिंग H/BF और TF का रेशियो हम देखते हैं, 1.2 से ग्रेटर है या 1.2 से छोटा है, और थिकनेस ऑफ द फ्लैंज 40 से इंक्रीज है या 40 to 100 के बीच में है या उससे इंक्रीज कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, बकलिंग क्लास मिल जाएगा, एक्सिस भी मिल जाएगा और बकलिंग क्लास भी मिल जाएगा। उस एक्सिस के बाद क्या करेंगे हम, फिर स्लेंडरनेस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, दैट इज KL/R। इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो इज KL/R, दैट इज L इफेक्टिव बाई लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, L इफेक्टिव ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, दोनों के लिए हमें मिल जाएगा अलग अलग, Z एक्सिस के बाद भी और Y एक्सिस के बाद भी। जब स्लेंडरनेस रेशियो मिल जाएगा तब हम चले जाएंगे टेबल नंबर 9 पे। हमें बकलिंग क्लास भी मिल गया है और स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू भी मिल गया है। तो जो बकलिंग क्लास मिल रहा है पर्टिकुलरली उसी टेबल पे हम जाएंगे, दैट इज 9A, 9B, 9C एंड 9D। 4 बकलिंग क्लास होता है, A, B, C एंड D। ठीक है, तो उसी तरीके से टेबल भी आपको गिवन है। आपको वहाँ पे टेबल में किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगा दैट इज यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, दैट इज FI 250 है, मोस्ट प्रोबेबली आपको 250 यूज होगा। बकलिंग क्लास का आपको जरूरत पड़ेगा और स्लेंडरनेस रेशियो का जरूरत पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल स्लेंडरनेस रेशियो बकलिंग क्लास में आपको वहाँ पे डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर एग्जैक्टली ये टर्म्स 10 के टर्म्स में टेबल पे आप देखेंगे तो 10, 20, 30, 40 इस तरीके से 10 के टर्म्स में। इन बिटवीन अगर आ रहा है तो आपको इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा। जब इंटरपोलेशन लगाएंगे तो आपको एग्जैक्टली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरीके से YY एक्सिस के बॉर्ड भी हम निकालें। ठीक है, जब YY एक्सिस के बॉर्ड पे जब यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, FCD की वैल्यू मिल गई। जब FCD का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लोड क्या होता है, दैट इज स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया। FCD को निकाले, एरिया हम पहले देख चुके हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कंप्रेसिव लोड। अब दोनों एक्सिस के बॉट है तो दोनों एक्सिस के बॉट अलग अलग कंप्रेसिव लोड हमें आएगा। तो कौन सा डिजाइन कंप्रेसिव लोड को हम लेंगे, दैट इज द मिनिमम डिजाइन कंप्रेसिव लोड। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है। 3-4 स्टेप में ये चीज़ आपको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसानी से 3-4 स्टेप में इसको आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर हम इसको इसी चीज़ को हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द IS कोड फार्मूला। ये तो हो गया टेबल के अकॉर्डिंग हम करेंगे, IS कोड में जो फार्मूला गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इस पर कैलकुलेट करेंगे। बाकी जो रिलेवेंट आपको यहाँ पे स्टील टेबल हम कैसे देखते हैं तो आप लास्ट हमने वीडियो अपलोड किया वहाँ पे आप देख लें स्टील टेबल में कैसे अपलोड करते हैं। थैंक यू।